Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Hello and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ श्री A.K. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Key domestic stock indices end in red. Sensex closes at 65,970. Nifty settles at 19,795. Engagements between India and Australia extend from sea to space, says Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. New housing technology will shape Indian majestic mansion at 2047, says Union Minister Dr. Jitendra Singh. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक गिरावट पर हुए बंद। सेंसेक्स 65,970 पर बंद हुआ। निफ्टी 19,795 पर दर्ज हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपर्क समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक का है, कहा केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। और नई गृह निर्माण प्रौद्योगिकी 2047 में भारत के भव्य भवनों को आकार देगी, कहा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत मिले जुले रहने के बीच प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगातार दूसरे सत्र बिना किसी खास बदलाव के बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.07% की मंदी से 48 अंक कम होकर 65,970 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.04% की गिरावट से 7 अंक कम होकर 19,795 पर बंद हुआ। हालांकि विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां बढ़त का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.13% की वृद्धि में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.14% की बढ़त दर्ज हुई। Key domestic indices ended flat for the second session in a row amid mixed cues from the global share markets. The BSE Sensex slipped 48 points or 0.07% to close at 65,970. The NSE Nifty inched down 7 points or 0.04% and settled at 19,795. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose by 0.13% and the small-cap index added 0.14%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 10 companies appreciated while 20 companies declined. Axis Bank increased by 0.91%, JSW Steel rose by 0.81%, and HDFC Bank added 0.68%. On the other hand, HCL Tech and Wipro fell 1.5% each. TCS declined 1.46%, and Tech Mahindra and Nestle India both lost around 1%. In sectoral indices at the BSE, 11 sectors gained and 9 declined. Capital goods gained 0.6%. Healthcare and utilities rose by 0.5% each. Bankex and services both added 0.43%. On the other side, tech and information technology, both sectors fell 0.9%. FMCG declined 0.5% and oil and gas lost 0.42%. The overall market breadth was negative as shares of 1,803 companies appreciated, while those of 1,871 declined. A total of 140 companies remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 38 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.24% की गिरावट से 103.67 पर बंद हुआ। क्या कहेंगे भट्टाचार्य जी, आज और कल हालांकि फ्लैट रहा है बाजार, लेकिन जो पीछे एक बाजार में मंदी का दौर आया था वो संभला इसी हफ्ते और इससे पिछले हफ्ते में वो शुरुआत हुई। और जो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, हाई इंटरेस्ट रेट्स को लेकर एक चिंता थी यूएस में, वो कम हुई। वहां पर हाई बॉन्ड यील्ड्स को लेकर जो चिंता थी वो कम हुई। डॉलर में कुछ हमने नरमी देखी। सो आपको लगता है कि कुछ जैसे एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक सांता क्लॉज रैली आ सकती है दिसंबर में और वो 2024 तक भी जारी रह सकती है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ज़रूर इसकी बात कह रहे हैं कि ये सेंटा क्लॉज रैली आ सकती है, पर इस हफ्ते में और या आज जो हमने देखा है उसको हम कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज़ है। जो कारणें आपने बताई कि जो डर था, जो यूएस इंटरेस्ट रेट्स को फिर से बढ़ा देने की, बॉन्ड यील्ड्स की जो डर थी, वो उससे मेरा लगता है कि मार्केट उस डर से बाहर आकर एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पे अगर आप सेक्टोरियली देखें तो ऐसे काफ़ी सेक्टर्स हैं जिनमें काफ़ी हमने कंसोलिडेशन और तेज़ी देखी है। जैसे आप फार्मा को देखेंगे या मेटल सेक्टर में देखेंगे और या बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे। और अगर ब्रॉड सेक्टर्स की बात करें, आपने ही कही कि वो मिड कैप सेक्टर और स्मॉल कैप सेक्टर में अभी भी काफ़ी इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स के लिए और काफ़ी तेज़ी भी है। तो मैं ये समझता हूँ ये कंसोलिडेशन फेज़ है और दिसंबर 8 को जो मॉनेटरी पॉलिसी जो समीक्षा जो मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसके के जो आसार जो दिख रहे हैं वो लग रहा है कि कोई ज़्यादा रद्द-बदल नहीं होगा नीति की जो दिशा में। तो उसको देखते हुए अगर आप फ्लोज देखें मार्केट में तो डोमेस्टिक फ्लोज भी बरकरार हैं आज, और अगर एफआईआई की भी जो फ्लो है वो भी बरकरार है जी। तो सब मिलाकर जैसे मैंने कहा है कंसोलिडेशन फेज है। आगे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं आगे। जैसे मैंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आएगी, उसके बाद ये जो आज या कल से शुरू हुआ है जो यूएस में भी एक काफ़ी लंबी एक छुट्टी का दौर गया है। थैंक्सगिविंग डे था, उसके बाद ब्लैक फ्राइडे का एक छुट्टी था। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में रहना है तो जो सेक्टर्स को देख कर रहना है, कि ओवरऑल जो ब्रॉड इंडेक्स जो है उसको देख कर नहीं रहना है। Mr. Bhattacharya, you just mentioned the FIIs, and of course we have seen that they are coming back to the Indian markets. But overall, if we see for the last few months, the response has not been very enthusiastic, despite the fact that the Indian economy, the fundamentals are very strong. Why do you think that's happening? Well, yes, if you look at the macroeconomic numbers, yes, there are strong numbers to support the expectation that the foreign money should flow in, but if you chisel those numbers, you realize that there are some signs of concern, particularly on the rural economy side. The rural demand and as well as the rural wages as well as the rural inflation, in all these areas there are early signs of concern where the rural wages are not rising, and at the same time the rural inflation is probably, after many years, the rural inflation is higher than urban inflation. And the rural job scenario is actually also badly affected for the simple reason that the informality of job creation has taken over. Now what happens is, in the informality of job creation, where instead of salaried jobs you are seeing a bigger rise in informal jobs, which is largely the contractual jobs, the gig economy jobs. Now that does not give you a hope on a sustained kind of growth. So which is why there is this concern, and therefore I would say that we need to watch
the situation closely and not draw any quick conclusion over the prospects of the economy or the markets either way. चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा, और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्रों में आपका फिर स्वागत है। अगर हम मूल जो कॉज है इन्फ्लेशन, जो एक कंसर्न रहा है काफ़ी समय से पूरे विश्व में, उस पर नज़र डालें तो अमेरिका में 3.2% पर आ गई है, जो उनके एस्टिमेट से कम थी। CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूके में 4.6% आ गया है। भारत में भी 5% से कम आ गया है। कोर हमारा जो CPI है वो 4.2% आया। एंड ऑफ कोर्स वी नो होलसेल प्राइस इंडेक्स तो 7th कॉन्ट्रैक्शन में है। सो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए आपको लगता है कि जो RBI है या बाकी सेंट्रल बैंक्स हैं वो अब शायद रेट कट पर भी गौर कर सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। हमें पहले आंकड़ों को देखने हैं। US का जो इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 2% का है। तो अभी भी जो फेड की जो असेसमेंट है और जो स्टांस जो है वो किस तरह से वो हायर फॉर लॉन्गर, उनका जो एक अप्रोच जो है वो अभी भी उनका इंटैक्ट है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि अभी भी इन्फ्लेशन रेट कम आ गया है, 6% से आकर 3% में आ गया है, पर अभी भी 2% में नहीं आया है। जब तक ना 2% में आए, मेरा मानना ये है कि रेट कट US फेड का हमें आशा करना ज़्यादा ही हम नहीं आशा कर सकते हैं। यूरोप में यूके की बात करते हैं तो यूके में भी मैं समझता हूँ वही अप्रोच लिया जाएगा। इंडिया में ज़रूर जो इन्फ्लेशन का जो एक दबाव था वो अब कम हुआ है, पर इस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के जो रीसेंट स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से साफ मालूम हो रहा है कि इकोनॉमी में अभी भी इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो, और पिछले रेट कट्स जो रेट इंक्रीजेस जो हुए थे उनकी जो ट्रांसमिशन अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पिछले 2 जो द्विमासिक समीक्षा में जो उन्होंने स्टैंस लिया था वही स्टैंस वो कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त शायद रेट कट आना मुश्किल है। शायद पहला रेट कट मोस्ट प्रोबेबली मार्च या मई के टाइम में हम इसकी उम्मीद या डिस्कशन कर सकते हैं। Mr. Bhattacharya, what you just mentioned about the US Fed or even the RBI governor, I mean, I was just reading the meeting minutes that were released, US Fed, and in fact earlier this week the minutes were released and the officials have agreed to proceed carefully and only raise interest rates if progress in controlling inflation faltered, which is what the point you were making just now. So this shows that Jerome Powell and company still worries that inflation may move higher and hence they're being cautious. I think they are not going to take any chance as far as inflation is concerned. Remember that the US economy continues to grow by their standards at a healthy pace. Their worries about jobs, they have not really materialized. So they are not at all worried about growth engine not showing signs of any revival or jobs becoming a concern. So they are actually more worried about how to keep tight control on inflation or bring it down to the target level. So in many ways the concerns in India and the US are probably of a similar nature, where we in India are also seeing growth at above 6.5%, which may not be our potential desired level of growth, which is 8%, but still it is not anywhere near a level which should worry us excessively. So both RBI and the US Fed probably are on a similar mindset, where inflation needs to be kept under check
And for India, as I was discussing, is got an additional concern, which is about the retail credit. Retail credit in India is growing at around 15%. Some of the segments of retail credit are growing at 18%, 21%. The only sector where retail credit has not grown is the housing segment. So if you look at the entire collateral-free retail segments, so which is why the RBI is also a little worried, Yes. not just about inflation, but also about an exuberance in the retail trading market, which can get fueled through an algorithm-based, loan dispersal system. So I think we need to be very watchful, and RBI is justifiably staying watchful on this issue. और एक और सेक्टर आईटी सेक्टर, उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार एक दबाव बना हुआ है, उसके पीछे आपको क्या कारण दिखाई देते हैं और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स? मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक्सुबरेंस. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर कोविड में जो बहुत एक तेजी आई थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, मुझे लग रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ने पोस्ट कोविड वर्ल्ड को एम्ब्रेस करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए उसके परिवर्तनों को तैयार नहीं थी. और इसीलिए अब आप आईटी सेक्टर से जो बहुत सारी खबरें जैसे आ रही हैं, जैसे कि जॉब की खबरें आ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की खबरें आ रही हैं, बेंचिंग ऑफ स्टाफ आ रही हैं, और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन और अननोन फ्यूचर की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी की बात कीजिए या ओपन एआई की कंट्रोवर्सी देखिए, उस सारे सेक्टर में आईटी में एक खलबली मची हुई है. और उसको जब तक ना एक स्टेबलाइज करे जॉब सेक्टर में और डिमांड सेक्टर में, मैं समझता हूँ आईटी सेक्टर काफी वॉलेटाइल रहेगा. सो आपको लगता है कि जो बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी होती है वो अभी जो बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको नहीं अपनानी चाहिए आईटी सेक्टर के संदर्भ में? आईटी सेक्टर के लिए मैं समझता हूँ कि जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसकी जो वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट एश्योर्ड है. सो अगर आप बाई ऑन डिप्स बट विद अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आपके पास है, तो जरूर आप आईटी के लिए एक अच्छा एक मौका मान सकते हैं. Mr. Bhattacharya, we're talking about the IT sector, and we were also talking about the US and Indian economy. But what about the Eurozone economy? Because that, by all indication, it seems that it's heading for yet another contraction. So is that also reflecting in the way the IT sector is behaving here? It is not, to some extent you're right, it is impacting the IT sector's exports. But the Eurozone is one of our biggest markets for exports. So if Eurozone contracts, then the Indian exports, whether it is merchandise or with the services or whether it is the global capability centers export of services, they will be impacted. So on the whole, a declining rate of growth or contraction in Eurozone cannot be good news for the Indian economy, and the Indian sectors such as the exports or whether it is the services sector, they need to gear up and prepare for the Eurozone contraction. आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं. अन्य एशियाई बाजारों में भी आज गिरावट का रुख था, सिवाय जापान के, जहां का निक्केई सूचकांक 0.5% की बढ़त में रहा. हांगकांग का हैंगसेंग 2% लुढ़क गया और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी सूचकांक में 0.73% की गिरावट दर्ज हुई. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.69% के नुकसान में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.65% गिरकर बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था. फ्रांस का कैक 0.18% और जर्मनी का डैक्स 0.15% की वृद्धि पर थे, लेकिन लंदन का फुटसी 0.17% के नुकसान पर था. चीन में हम देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट काफ़ी हिट है. बार बार बात होती है कि शायद वहाँ स्लो डाउन हो रहा है और हम 2 जियोपॉलिटिकल मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स भी देख रहे हैं. इसके बावजूद आपको लगता है कि शायद अब जो वर्ल्ड है उसने अपने आप को एक रीएडजस्ट कर लिया है? सप्लाई चेन में हम आजकल कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं सुन रहे हैं. सो रेजिलियंस दिखा रही है, जरूर रेजिलियंस दिखा रही है, पर चाइना को जिन एक्सपर्ट्स ने राइट ऑफ कर दिया था, मैं समझता हूं वो एक सेकंड लुक ले रहे हैं अपनी थीसिस के ऊपर कि चाइना को हम राइट ऑफ इस वक्त कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हालांकि उनका रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया है, पर इस लोअर रेट ऑफ ग्रोथ के समय भी
उनकी जो साइज ऑफ द इकोनॉमी, जो 19 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है, उस साइज में अगर वो 4.5% की वृद्धि दर दिखाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी एक खूबी है। न अमेरिका ने कभी भी इस अवस्था में उन्होंने 4-4.5% की ग्रोथ दिखा सके हैं। तो इसका मतलब चाइना को हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। और चाइना ने जो पिछले हफ्ता में जो एक राजनीतिक या जियो स्ट्रैटेजिक मूव जो यूएस के साथ जो एक रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया है, उससे साफ नजर आ रहा है कि जो ग्लोबल जियो इकोनॉमिक ऑर्डर जो है उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन के आभास दिख रहे हैं, और उस आभास को भारतीय अर्थनीति भी इग्नोर नहीं कर सकती। We'll continue with Market Mantra, but after this short break. मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. Let's take a look at the next story. The External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that engagements between India and Australia extend from sea to space, covering all possible areas. He added that the areas include defense and security, cyber and critical technology, trade and economics, science and technology, and people-to-people ties. Dr. Jaishankar was virtually addressing the 6th edition of the Australia-India Leadership Dialogue today. He added that Australia-India Leadership Dialogue has quite aptly used the phrase Bridges of Bharosa as one of its themes. The External Affairs Minister mentioned that in this complicated world, it is the trust between like-minded partners such as India and Australia, along with others, that is helping us in our efforts to secure a free, open, peaceful and prosperous Indo-Pacific region along with the rules-based international order. Dr. Bhattacharya, India and Australia, it's a very important economic relationship, and along with economic relationship, of course, where there is always the geopolitical, the Quad is also there. How important is it for us to, work on this particular relationship with Australia? It's very important, as you pointed out about the Quad, and the minister also mentioned about the importance of the Indo-Pacific region, and it is important that the relationship between India and Australia should progress on all the 4 areas of defense and security, cyber and critical technology, trade and economics, and science and technology. So, and people to people. Now, without that strengthening of relationship, my sense is that India's economic ambitions will take a hit. If we do not make sure, for example, India has recently signed one of its earliest, the free trade agreement with Australia, and it is right now it is an early harvest, earlier harvest agreement. Now this needs to be converted into a comprehensive economic partnership agreement. Now that is very, very critical to building that relationship, and already as a member of Quad and as the naval exercises that India and Australia undertake in the Indo-Pacific region, it's a comprehensive relationship, and this must be built not just for India's economic growth but also for India's geostrategic security. चलते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि नई गृह निर्माण प्रौद्योगिकियां 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत के भव्य भवनों को आकार देंगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CBRI प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मेले को संबोधित करते हुए कहा, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI ने विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक भवन निर्माण प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, जो न केवल मजबूत हैं और जल, वायु और सूखे के अनुकूल हैं, बल्कि वैश्विक पर्यावरण मानदंडों के अनुरूप भी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश भर में 37 CSIR प्रयोगशालाओं में से प्रत्येक की अनूठी प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए पिछले साल उनके द्वारा आयोजित 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम की परिकल्पना और उद्घाटन किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि CSIR CBRI ने एक स्लॉट में
75 भवन और निर्माण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया और उन्हें उद्योगों को हस्तांतरित कर दिया। आने वाले दिनों में उद्योगों को सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती भवन निर्माण के लिए ऐसी 108 प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई जाएंगी। सो आपको लगता है कि ये जो बिल्डिंग्स का मजबूत होना, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना, एक्सट्रीम वेदर रेजिस्टेंट होना और शायद कहीं ना कहीं सोलर पावर का भी पूरा इस्तेमाल करना, ग्रीन बिल्डिंग्स होना कितना जरूरी है? ये एकदम बहुत ज़रूरी है इस अवस्था के अंदर। अगर आप ये जो क्लाइमेट चेंज का जो दौर चल रहा है और अगर आप चारों ओर देखें, अगर मान लीजिए जो रिसेंट जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो कमियां दिख रही हैं, जैसे कि जो टनल का भी जो केस हुआ था, उसमें भी दिस रिसर्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि हमारे देश में एक मिसकंसेप्शन ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर CSIR लैब को देंगे तो बहुत हाई परसेंटेज है। समस्या आती है कि इस CSIR लैब्स की जो इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेशन, वो कमी है उसमें। तो इंडस्ट्री को उनका साथ लाना है, जिससे कि CSIR लैब की जो उपलब्धियां जो हैं उसको किस तरह से वो शेयर की जाए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के साथ, जिससे कि इसका लाभ इंडस्ट्री को भी मिले। और मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव शायद हमें उस दिशा की ओर ले जा सकता है। Moving on to commodities, oil prices were steady today in intraday trade. Brent crude was trading at $81.76 per barrel, while the US West Texas Intermediate crude was trading at $76.79 per barrel when reports last came in. Dr. Bhattacharya, there was supposed to be a weekend meeting of OPEC Plus bloc on November 26th, and now which has been postponed to November 30th. Do you think, and there are some reports, that the producers are struggling to agree on an output level. So do you think that could be the reason, which is a good news, that the prices are holding steady? Well, I think there is considerable rethinking going on whether it should be production cut should be enforced. But what we have seen in the post-Ukraine-Russia war, a very unusual scenario in the oil market has emerged, which has not been fully realized, which is that OPEC is increasingly, you are seeing that losing its sole bargaining power in the global oil market. Today you have got Iran, and today you have got Russia, which are actually supplying a good chunk of their crude oil to the world's largest consumers, including India, China and the US. Now, the earlier fears that Iran oil or the Russian oil would not be touched and therefore the sanctions will be operative. Today, those fear of sanctions are far less, and therefore the ability and the effectiveness of the OPEC in controlling and influencing oil prices in the global market is considerably less than what they used to be in the good old days. I think that's a big change, and which is why you are seeing the crude oil price staying at $81 per barrel. आइए अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना 101 रुपए की तेजी से 61,173 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 6 रुपए की मामूली गिरावट से 72,892 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $2,015.90 प्रति आउंस पर था। चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $24.11 प्रति आउंस पर थी। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भट्टाचार्य जी। नमस्कार, धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic stock indices end in red. Sensex closes at 65,970. Nifty settles at 19,795. Engagements between India and Australia extend from sea to space, says Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. New housing technology will shape Indian Majestic Mansion at 2047, says Union Minister Dr. Jitendra Singh. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye, namaskar. मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा, और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर
समझकर इन्वेस्ट